नमस्कार दर्शकों, मैं हूं डॉक्टर शुक्ला, एक डर्मेटोलॉजिस्ट। मैं आज बात करूंगा ड्रग रिएक्शंस के ऊपर, मतलब जो दवाई से रिएक्शन होने वाले हैं। दवाइयों से रिएक्शन बहुत कॉमन है, किसी भी दवाई से रिएक्शन हो सकते हैं। अब ये किस किस तरह के रिएक्शन होते हैं, कभी कभी रिएक्शन ऐसे भी हो जाते हैं जो जानलेवा हो सकते हैं। तो आज मैं आपको वही बताऊंगा कि दवाइयों से कौन कौन से किस तरह के रिएक्शन हो सकते हैं, उनको हम कैसे पहचानें और उनको कैसे कंफर्म करें कि किस दवाई से रिएक्शन है और उनका क्या इलाज है। देखिए, दवाइयों की रिएक्शन बहुत कॉमन है और किसी भी दवाई से रिएक्शन हो सकते हैं। लोग अक्सर सोचते हैं कि होम्योपैथिक दवाई या आयुर्वेदिक दवाई से रिएक्शन नहीं होता, सिर्फ एलोपैथिक दवाइयों से रिएक्शन होता है। ये सोच सही नहीं है। चाहे वो आयुर्वेदिक दवाई हो, चाहे होम्योपैथिक दवाई हो, किसी भी दवाई से रिएक्शन हो सकता है। दवाइयों की तो वैसे तो बहुत लंबी लिस्ट है कि किन से रिएक्शन होगा, लेकिन जो कॉमन दवाइयां हैं जिनसे रिएक्शन हो सकता है उनसे मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं। एक तो कुछ एंटीबायोटिक्स है जिनसे रिएक्शन हो सकता है। तो एंटीबायोटिक्स में पेनिसिलिन, आप पुराने ज़माने से जानते हैं कि पुराने ज़माने से पेनिसिलिन के बहुत रिएक्शन हुआ करते थे। अब पेनिसिलिन का इस्तेमाल इतना नहीं होता है, इसलिए इतने रिएक्शन पेनिसिलिन से नहीं होते। लेकिन पेनिसिलिन से जैसी बनी हुई जो सिंथेटिक पेनिसिलिन कहलाती है, एम्पिसिलिन है, एमॉक्सिलिन है और जो सेफेरोफ्लॉक्सिलिन है, जो जितनी भी पेनिसिलिन से बनी हुई दवाइयाँ हैं, उनकी सहयोगी दवाइयाँ हैं, पेनिसिलिन जैसी दवाइयाँ, उनसे भी वही रिएक्शन हो सकते हैं जो पेनिसिलिन से हो सकते हैं। दूसरी एंटीबायोटिक्स हैं, उनसे भी हो सकता है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन से भी हो सकता है। इसमें जो सेफ एंटीबायोटिक्स जिसको हम मान सकते हैं, हालांकि रिएक्शन तो उससे भी हो सकता है, लेकिन जनरली जो सेफ है वो एजिथ्रोमाइसिन है, एरिथ्रोमाइसिन है, ये सेफ एंटीबायोटिक्स हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि इनसे रिएक्शन, इनसे हो सकता है लेकिन चांसेस थोड़े कम होते हैं रिलेटिवली। दूसरे पेन किलर्स हैं, इनसे बहुत रिएक्शन होते हैं। पेन किलर्स में एस्प्रिन से हो सकता है, आइबुप्रोफेन से हो सकता है, नेप्रोक्सिन से हो सकता है। दूसरे और पेन किलर्स हैं, उनमें से किसी से भी हो सकता है। और यहाँ पे जो सेफ एक तरह से माना जाता है वो है पैरासीटामोल। होने को तो उससे भी रिएक्शन हो जाता है लेकिन कम होते हैं चांसेस। अब दूसरी दवाइयाँ हैं, जैसे कि दवाइयाँ कीमोथेरेपी हैं, कैंसर के काम आने वाली दवाइयाँ, उनमें से बहुत सी दवाइयाँ ऐसी हैं जिनसे रिएक्शन हो जाता है। जो एपिलेप्सी की दवाइयाँ हैं, मिर्गी वगैरह में काम आती हैं, उनकी कई दवाइयाँ हैं जिनसे कि रिएक्शन हो जाता है। ऑटोइम्यून डिजीज होती है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, पेम्फिगस है और दूसरी बीमारियाँ ऑटोइम्यून की, उन बीमारियों में जितनी दवाएँ इस्तेमाल करती हैं उनमें से किसी से रिएक्शन हो सकता है। तो ये बहुत सारी दवाइयाँ हैं। मैंने कहा ना शुरू में कि ऐसी तो कोई दवाई है ही नहीं जिससे रिएक्शन नहीं हो, किसी से भी रिएक्शन हो सकता है। तो अब ये रिएक्शन होता कब है? ये नहीं कि आपने दवाई खाई और 5 मिनट में रिएक्शन हो गया, ऐसा नहीं होता है। जो अपन खाने वाली दवाइयाँ लेते हैं उनका रिएक्शन जनरली 1 घंटे के अंदर अंदर हो जाता है। और जो दवाइयाँ अपन इंजेक्शन से लेते हैं उनका नेचुरली जल्दी होगा, हो सकता है 15 मिनट के अंदर ही रिएक्शन हो जाए, 5 मिनट के अंदर भी रिएक्शन हो सकता है। लेकिन कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनके रिएक्शन थोड़े लेट होते हैं। अब जैसे एम्पिसिलिन है, आपके एमॉक्सिलिन है, इनके रिएक्शन जनरली हमने देखा है कि इनका जो रैश आएगा वो हो सकता है 2 दिन बाद आवे, 3 दिन बाद आवे, तो उनके लेट रिएक्शंस भी हो सकते हैं। अब ये देखते हैं कि इन दवाइयों के रिएक्शन जो होते हैं वो किस तरह के होते हैं, कैसे कैसे रिएक्शन होते हैं। तो जो सबसे कॉमन रिएक्शन है दवाइयों का वो होता है स्किन रैश। तो स्किन रैश में कि पूरी स्किन पे खुजली आती है, वहाँ पे दाफड़ से लाल लाल, जैसे चींटी खाती है ऐसे दाफड़ सा बन गया, तो ऐसे दाफड़ से बन जाते हैं जिसको चकत्ते बोलते हैं, पित्ती बोलते हैं, वो हो सकता है। दाने हो सकते हैं, लाल दाने बन सकते हैं, छोटे लाल दाने, बड़े लाल दाने बन सकते हैं। होठ सूज सकते हैं, आँखों में सूजन आ सकती है, बुखार हो सकता है, ये सब हो सकते हैं। तो ये एक तरह से जिसको हम बोलते हैं अर्टिकेरिया। तो एक तो अर्टिकेरिया टाइप के आपका रिएक्शन हो सकता है जिसको हम पित्ती बोलते हैं, छपाकी बोलते हैं। एक इसी का एक सीवियर रिएक्शन हो सकता है जिसको हम बोलते हैं एनाफाइलैक्सिस। ये बहुत ही सीवियर रिएक्शन है और ये किसी भी दवाई से हो सकता है। तो एनाफाइलैक्सिस में क्या होता है, होठ सूज जाते हैं, अंदर का गला है, गले का पूरा जो ट्रैक है वो सूज जाता है। तो गला सूज जाता है तो उसमें सांस लेने में दिक्कत परेशान हो जाती है, पल्स वीक हो जाती है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाती है,
आदमी बेहोश हो सकता है, सीजर्स आ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें एनाफाइलेक्सिस में होती है, और अगर आपने टाइमली इलाज नहीं पहुंचा सके आप उसको, तो डेथ भी हो सकती है। तो एनाफाइलस के रिएक्शन वैसे तो किसी भी दवाई से हो सकते हैं, लेकिन जनरली पेनिसिलिन वगैरह से पुराने ज़माने में कई रिएक्शंस दिखे गए हैं, यहाँ तक कि पेनिसिलिन का जो टेस्ट करते थे उससे भी कई लोगों को एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हो चुके हैं। तो किसी भी दवाई से एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हो सकता है, और वो दवाई चाहे खाने की दवाई हो चाहे वो इंजेक्शन से ली हुई दवाई हो, उसमें से कोई भी दवाई एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन कर सकती है। अब ऐसे ही एक और सीवियर टाइप का रिएक्शन, जो खतरनाक रिएक्शन हम कह सकते हैं, वो होता है स्टीवेंस जॉनसन सिंड्रोम, एसजे सिंड्रोम। एसजे सिंड्रोम के अंदर क्या होता है कि पूरी बॉडी पे छोटे छोटे फफोले पड़ जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं, पानी के छाले पड़ जाते हैं। वो छाले पूरी स्किन में होते हैं, मुंह के अंदर पड़ जाते हैं, आँखों के अंदर होते हैं, प्राइवेट पार्ट्स में पड़ जाते हैं, और छाले पड़ जाते हैं, छाले फूट जाते हैं, उनमें से खून सा निकलता है, पपड़ी बन जाती है, और पूरी स्किन इस तरह से छालों से भर जाती है। तो ये भी एक बड़ा सीरियस रिएक्शन है, और ये भी किसी भी दवाई से हो सकता है। तो इस रिएक्शन के अंदर अगर आपने टाइमली इलाज नहीं किया तो इसमें भी जान जा सकती है। एक और सीरियस टाइप का रिएक्शन है जो किसी भी दवाई से हो सकता है, उसको हम बोलते हैं एरिथ्रोडर्मा। एरिथ्रोडर्मा के अंदर पूरी बॉडी की जो स्किन है वो लाल हो जाती है, एकदम लाल हो जाती है, उसमें दाने भी निकल जाते हैं, और उसमें बहुत सारे छिलके निकलते हैं जिनको स्केल्स बोलते हैं, पपड़ी कह सकते हैं, स्केल्स कह सकते हैं। जो स्केल्स होते हैं वो बाहर निकलते हैं। तो रोज़ाना आप बेड पर देखेंगे बहुत सारे स्किन निकली हुई आपको मिलेगी वहाँ पे। तो ये रिएक्शन जो है ये बहुत सारी दवाइयों के कारण से हो सकता है, और ये बड़ा लंबा चल सकता है। एक बार हो गया तो कई दिनों तक ये हो सकता है, और इसका भी अगर आपने केयर नहीं करी तो ये भी घातक हो सकता है। इसी तरह से एक और रिएक्शन होता है, वो भी सीरियस रिएक्शन होता है। उस रिएक्शन को हम बोलते हैं TEN। TEN का मतलब है टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस। टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस। इस रिएक्शन में क्या होता है कि बॉडी जैसे कोई जल गई हो ना, तो उस टाइप की काली काली बॉडी जगह जगह पड़ जाएगी, और फिर वहाँ से स्किन जो है बाहर निकलनी चालू हो जाएगी। तो स्किन की शीट्स पूरी परतें की परतें बाहर आ जाती हैं, और जब इस तरह से अगर परतें बाहर आ जाएंगी तो जिस तरह से कोई आदमी जल जाता है तो जलने से उसकी स्किन ख़त्म हो जाती है, वही सिचुएशन यहाँ पैदा हो जाएगी। इसलिए ये भी बहुत घातक बीमारी है, अगर टाइमली इसका इलाज नहीं हुआ तो इसमें भी डेथ हो सकती है। अब ये सब सीरियस रिएक्शंस मैंने आपको बताए, कुछ ऐसे रिएक्शन बताता हूँ जो इतने सीरियस नहीं है। अब इनमें एक रिएक्शन होता है फिक्स्ड ड्रग रिएक्शन, FDE। FD रिएक्शन में क्या होता है कि किसी भी दवाई से कोई रिएक्शन जो है वो फिक्स हो गया है। फिक्स का मतलब ये है कि इसमें बॉडी पे कहीं न कहीं स्किन पे कोई गोल सा या ओवल कोई पैच बन जाएगा, जिस पैच में बीच में लाल होगा, फिर चारों तरफ उसका काला होगा, या पूरा काला होगा या पूरा लाल होगा, उसमें खुजली आएगी। तो ऐसे कई, एक पैच हो सकता है, 2 पैच हो सकते हैं, 3-4 पैच हो सकते हैं, कभी कभी ज़्यादा भी हो सकते हैं। और ये पैच स्किन के अलावा होठ पे भी हो सकते हैं, प्राइवेट पार्ट्स पे भी हो सकते हैं। तो ये जो पैचेज होते हैं ये होते हैं फिक्स ड्रग इरप्शन। तो इसकी खास बात क्या है कि ये फिक्स है ड्रग से, कि अगर आपके सपोज करिए कि ये आपके एम्पिसिलिन का कोई रिएक्शन है तो आप एम्पिसिलिन देंगे तभी ये रिएक्शन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। लेकिन इसकी साइट भी फिक्स है। खास बात इसकी ये है कि ड्रग फिक्स है तो साइट भी फिक्स है। मान लीजिए एक ये जो पैच बना है ये आपके हाथ के ऊपर बना है, तो जब आप एम्पिसिलिन देंगे दोबारा फिर कभी, तो वो हाथ वाला ही पैच है जो पुराना बना हुआ है, जो ठीक हो चुका है, वो पैच वापस बनेगा, उसी जगह पे बनेगा। इसलिए इसकी साइट फिक्स है, जगह इसकी फिक्स है। और मान लो एक और दवाई है पैरासिटामोल, मान लो उससे भी एक रिएक्शन हुआ है, और वो दूसरी जगह बन रहा है। तो पैरासिटामोल वाला दूसरी जगह बना हुआ है, एम्पिसिलिन वाला दूसरी जगह बना हुआ है। जब पैरासिटामोल देंगे तो पैरासिटामोल वाली जगह पे बनेगा, एम्पिसिलिन देंगे तो एम्पिसिलिन वाली जगह पे बनेगा। तो इनकी साइट फिक्स है और इनकी दवाई फिक्स है, इसलिए इसको बोलते हैं फिक्स ड्रग इरप्शन। और कभी कभी ये क्या होता है कि क्रॉस सेंसिटिविटी भी इनमें हो जाती है, कि जैसे मान लीजिए कि आपने एम्पिसिलिन दी
और एम्पिसिलिन से रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट टाइम आपने एम्पिसिलिन नहीं ली, आपने एम्पिसिलिन से मिलती जुलती कोई दवाई ली, जैसे कि आपने एमॉक्सिसिलिन ले ली। अब हो सकता है कि क्रॉस कर जाए और एमॉक्सिसिलिन से भी उसी जगह फिक्स्ड ड्रग इरप्शन हो जाए। अब एक दूसरा और तरह का रिएक्शन, ड्रग रिएक्शन है, वो आपको बताता हूँ। वो होता है आपके जो दवाइयाँ लगाते हैं उनसे रिएक्शन होता है, जिसको हम कह सकते हैं कॉन्टैक्ट एलर्जी होती है। तो इसमें कोई भी, मान लो आपने क्रीम लगाई, कोई आपने एंटीबायोटिक क्रीम लगाई, या कोई जलने की जो अक्सर चीज़ें सुनने में आती है कि जो जल जाते हैं, बाजार में बहुत सारी दवाइयाँ मिलती हैं ऐसे ही बिना प्रिस्क्रिप्शन के, वो दवाई लगा लेते हैं। तो वो दवाई जलने का ठीक होना तो अलग बात है, लेकिन वहाँ पे एकदम लाल हो जाती है स्किन, दाने बन जाते हैं, वहाँ पे छाले बन सकते हैं, खूब खुजली आती है। तो इस तरह का रिएक्शन होता है किसी भी दवाई से, किसी भी क्रीम से, किसी भी लोशन से, किसी भी आपके जो दवाई है उस दवाई के लगाने के कारण से ऐसा हो सकता है। तो ये कॉन्टैक्ट एलर्जी दवाई से होती है। तो ये तो तरह तरह के आपके रिएक्शन हुए, उनके लक्षण जो मैंने आपको बता दिए। अब अगर ये दवाई के रिएक्शन हैं तो जो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि पता कैसे लगाया जाए कि किस दवाई का रिएक्शन है, क्योंकि अगर आपने पता नहीं लगाया तो ये रिएक्शन बार बार होता रहेगा और कभी ये जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अगर आपको ड्रग एलर्जी है तो आपको ये पता लगाना ज़रूरी है कि उसका कारण क्या है, कौन सी ड्रग है जो आपको नुकसान कर रही है। तो इसमें पता लगाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ एक है हिस्ट्री, कि पेशेंट से हम पूछते हैं कि भाई आपने कौन कौन सी दवाइयाँ खाई और उसके बाद क्या हुआ। लेकिन जो हिस्ट्री पेशेंट देता है वो बहुत ही मिसगाइडिंग हो सकती है, क्योंकि पेशेंट किसी भी चीज़ को इससे रिएक्शन से जोड़ सकता है। अब जैसे कई बार तो ऐसा होता है कि पेशेंट कहते हैं कि मैंने 1 महीने पहले दवाई खाई थी, तो 1 महीने पहले खाई हुई दवाई का रिएक्शन अभी ये नहीं हो सकता। दूसरा ये है कि आप कोई भी दवाई, वो किसी जो जितनी भी दवाइयाँ खा रहे हैं वो उन सबको इनसे जोड़ लेता है, जो एक्चुअली इनमें से हो सकता है किसी एक दवाई के कारण से रिएक्शन हो। लेकिन पेशेंट अगर 3-4 दवाएं ले रहा है साथ में तो पता नहीं चलेगा इनमें से कौन सी एक दवाई के कारण से रिएक्शन होता है। और अक्सर एक सुनने में आ जाता है कि अगर 1-2 दवाई से पेशेंट को रिएक्शन है तो लोग बाग जनरली कह देते हैं नहीं नहीं मेरे को सारी दवाइयों के रिएक्शन, मेरे को कोई दवाई सूट नहीं करती है। तो इसलिए इस चक्कर में वो कोई एलोपैथिक दवाई लेते भी नहीं है और होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक दवाएं में चले जाते हैं। वो ऐसा नहीं होता कि सारी दवाएं रिएक्शन करती हैं, कोई 1 या 2 दवाई रिएक्शन करेगी, और जो रिएक्शन करेगी जिसका पता लगाना जरूरी है कि कौन सी दवाई रिएक्शन कर रही है। तो सबसे पहले तो हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है, लेकिन हिस्ट्री को मतलब उस हिसाब से अपने को इंटरप्रेट करना पड़ेगा कि वो सही इंटरप्रिटेशन हो उसका। ये नहीं जो पेशेंट कह रहा है कि वो सही है एकदम, वो एकदम हो सकता है सही भी हो, लेकिन सारी चीज़ सही होना ज़रूरी नहीं है उसका। अब उसके बाद फिर हम इसको कंफर्म कैसे करेंगे कि हिस्ट्री से हमें कुछ आइडिया लगा लेंगे भाई ये दवाई हो सकती है। तो अब जब उसको कंफर्म करने के लिए हमारे पास कुछ टेस्ट होते हैं जिनको हम कह सकते हैं कि ड्रग एलर्जी टेस्ट कह सकते हैं। तो ये कई तरह के टेस्ट होते हैं, उनमें जो एक कॉमन टेस्ट है, जो अच्छा टेस्ट है, वो कहते हैं उसको स्किन प्रिक टेस्ट। स्किन प्रिक टेस्ट, उसके अंदर क्या करते हैं, एक सुई से, नीडल से खरोंच लेते हैं स्किन के ऊपर, फोर आर्म के ऊपर या बैक के ऊपर खरोंच करते हैं। खरोंच पे अपन जिस सस्पेक्ट करते हैं, भाई पहले तो अपन हिस्ट्री सस्पेक्ट करेंगे कौन कौन सी दवाइयाँ हैं, तो जो सस्पिशन जिन दवाइयों से हो रहा है उस दवाई का सोल्यूशन उसके ऊपर रखेंगे और सोल्यूशन रखेंगे, 15 मिनट तक वेट करेंगे। अगर उससे एलर्जी है तो वहाँ पे एक लाल चकत्ता बन जाएगा, व्हील बन जाएगा। अगर नहीं एलर्जी है तो वहाँ कुछ भी नहीं होगा। इसी तरह का एक दूसरा टेस्ट होता है, होता है इंट्राडर्मल टेस्ट। तो इंट्राडर्मल टेस्ट में क्या करते हैं कि उसमें इंजेक्शन के अंदर वो सोल्यूशन ले लेते हैं और वो सोल्यूशन इंजेक्शन के द्वारा स्किन के अंदर लगाते हैं, स्किन के नीचे, स्किन के अंदर लगाते हैं, नीचे नहीं लगाते हैं। तो इंट्राडर्मल इसलिए कहते हैं, स्किन के अंदर लगाते हैं। तो अगर इससे रिएक्शन होगा तो फिर वहाँ पे व्हील बन जाएगा। तो आपको याद होगा कि पुराने ज़माने में जो पेनिसिलिन वगैरह टेस्ट करते हैं, अभी भी बहुत सी दवाएं जो टेस्ट करते हैं इससे टेस्ट करते हैं। तो पेनिसिलिन टेस्ट करते हैं तो इसी तरह से टेस्ट करते थे, कोई भी पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगाने से पहले हमेशा टेस्ट करते थे। तो वो जो इंट्राडर्मल टेस्ट है, कभी कभी इससे जैसा मैंने पहले बताया कि टेस्ट करने से ही एनाफाइलेक्सिस हो सकता है। तीसरा जो एक टेस्ट होता है दवाइयों की रिएक्शन पता लगाने के लिए कौन सी दवाई रिएक्शन है, वो होता है ब्लड टेस्ट। और ब्लड टेस्ट में क्या होता है कि दवाइयाँ देखें, आप जानते हैं ये है एंटीजेंस या एलर्जेंस है,
मतलब ये रिएक्ट करने वाली हैं, जो रिएक्ट करती हैं उनको बोलते हैं एलर्जेंस। और बॉडी में इनके खिलाफ एंटीबॉडीज़ पैदा होती हैं जिनको हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं। तो यहाँ पे इम्यूनोग्लोबुलिन्स IgE एंटीबॉडी पैदा होती है बॉडी के अंदर। तो जब भी कोई से बाहर से आया दवाई, कोई चीज़ आई, एलर्जन आया, तो उसके अगेंस्ट में बॉडी ने, हमारे इम्यून सिस्टम ने एंटीबॉडी प्रोड्यूस की। तो हम ब्लड टेस्ट करके उसके एंटीबॉडी हम टेस्ट कर लेते हैं, कौन कौन सी एंटीबॉडी किस किस के अगेंस्ट में जा रही हैं। कि आपने जो मान लो 5 दवाएं दी हैं, उन 5 दवाइयों को हम टेस्ट करेंगे, इन 5 दवाइयों के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ हैं या नहीं है। अगर उनके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ आती हैं तो फिर उस दवाई का रिएक्शन पॉजिटिव है, मतलब वो दवाई आपको रिएक्शन करती है। लेकिन ब्लड टेस्ट में एक चीज़ अपने को ध्यान रखनी पड़ेगी, इनकी जो सच्चाई है, इनका जो सेंसिटिविटी है उतनी ज़्यादा नहीं है। इनकी सेंसिटिविटी 50 to 60% केसेस के अंदर क्या है, ये फॉल्स पॉजिटिव भी आ जाते हैं। फॉल्स पॉजिटिव का मतलब होता है कि एक्चुअल में एंटीबॉडीज़ शो कर रही हैं लेकिन एक्चुअल में उससे रिएक्शन है नहीं, वो वीक रिएक्शन आए। तो मान लीजिए आपने एम्पिसिलिन के लिए टेस्ट किया और एम्पिसिलिन इसमें पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन हो सकता है एम्पिसिलिन से उसको एलर्जी नहीं हो। कभी कभी तो ऐसा भी देखने में आता है कि कोई दवाई ऐसी है जिसने, वो जो दवाई पेशेंट ने कभी ज़िंदगी में कभी ली नहीं, उसके बाद भी उसका टेस्ट पॉजिटिव है, तो इसको हम बोलते हैं फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट। तो इस टेस्ट का मतलब नुकसान ये कर लीजिए, ये कह सकते हैं कि ये है कि ये 100% सही नहीं मान सकते हम इसको। तो हमेशा फिर हमको कंफर्म करना पड़ेगा दूसरे टेस्टों से कि भई अगर ये रिएक्शन पॉजिटिव आया तो ये वास्तव में पॉजिटिव है या नहीं है। अभी एक और टेस्ट होता है प्रोवोकेशन टेस्ट। तो प्रोवोकेशन टेस्ट का मतलब है कि जिससे अपन सस्पेक्ट करते हैं कि भाई इसके कारण से ये एलर्जी है, तो अपन प्रोवोक करते हैं उस रिएक्शन को, वो दवाई अपन देंगे और उसके बाद देखेंगे कि इससे रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये टेस्ट हमेशा हॉस्पिटल में या डॉक्टर की क्लिनिक में ही हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जिस दवाई से सस्पेक्ट करते हैं उसकी थोड़ी मात्रा में, मान लो आपका पैरासिटामोल 500 मिलीग्राम की डोज देते हैं, हम इसमें चौथाई डोज ही दे देंगे, 100 मिलीग्राम ही दे देंगे पहले, और वो देने के बाद देखेंगे कि उसके अंदर कोई रिएक्शन होता है या नहीं होता है। अगर उसके बाद कोई रिएक्शन होता है तो उससे पॉजिटिव है, 100 मिलीग्राम से नहीं होता है तो फिर हम इसको बढ़ा सकते हैं, फिर हम 250 कर सकते हैं, फिर 500 कर सकते हैं। तो इससे पता चल जाता है कि वास्तव में है रिएक्शन या नहीं है। तो इस तरह से अगर हम जांच करें तो हमें टेस्ट का सही रिजल्ट हमें पता चल सकता है। तो इसका थीम ये है आज का ड्रग रिएक्शन का कि कोई भी दवाई से रिएक्शन हो सकता है, और रिएक्शन अगर है तो ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है किस दवाई से रिएक्शन हो रहा है। तो आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूँ। धन्यवाद।